हम लोग जो है केंद्र राज्य संबंध देख रहे थे और उसमें जो हमारा अब अगला टॉपिक था वो था केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध। हमने इसके विधायी संबंधों को देखा था, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध। एडमिनिस्ट्रेटिव relations between center and states, हम लोग इसको देखेंगे। और हमने जो है क्लासिफिकेशन जो है पहले चैप्टर में ही किया था, तो उसमें ये चीजें है। और हमारा जो है अब प्रशासनिक संबंध रहेगा। तो प्रशासनिक संबंध से तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों को तथा राज्यों राज्य सरकारों के कार्यपालिका संबंध तालमेल से, संबंधी तालमेल से, इसका अर्थ यह है। और जैसे कि जो संविधान का भाग 11 है उसका अध्याय 2 जो है इसका नाम रखा गया है प्रशासनिक संबंध। इस अध्याय का जो शीर्षक है वो शीर्षक है प्रशासनिक संबंध। इसका शीर्षक जो है प्रशासनिक संबंध रखा गया है। अगर हम लोग बात करें इस अध्याय में अनुच्छेद कितने हैं, तो ये जो है 256 से 263 तक इसमें शामिल है। और 256 से 263 में जो है जो अनुच्छेद 263 से 261 है, 261 से 263, इसका संबंध जो है विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से, विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से, आपसी संबंध से, ठीक है। और बाकी जो शेष बचा उसका जो है केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों से, ठीक। इसके अलावा हम लोग जो है संविधान के कुछ और हिस्से को देखेंगे जिसमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं, क्योंकि इसे विस्तार से करना है। प्रशासनिक संबंध दिए गए। इसके अलावा जो है कुछ प्रावधान देखेंगे हम लोग जिसमें जो है इस तरह के संबंधों की चर्चा दी गई है, ठीक है। तो हम लोग जो है अब शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध कैसा रहता है। सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ड्यूरिंग नॉर्मेसी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो सामान्य काल का अर्थ पहले क्या होता है? तो सामान्य काल का अर्थ होता है कि जब आपातकाल की घोषणा लागू नहीं की गई हो, ठीक है। जब आपातकाल की घोषणा लागू नहीं हो, ये सामान्य काल का अर्थ होता है। और जब सामान्य काल होता है उसमें केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध जो है वो मुख्य रूप से जो है भाग 11 है और प्लस में कुछ अन्य अनुच्छेदों में इसकी चर्चा दी गई, अनुच्छेदों में चर्चा है इसकी, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे कि
कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, कार्यकारी शक्तियों का जो सामान्य बंटवारा है, ठीक, वो कैसे है। दूसरा जो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रशासनिक शक्तियों को किस किस राज्य क्षेत्र के विस्तार के लिए कहा गया है, ठीक है। प्रशासनिक शक्तियों का राज्य क्षेत्रीय विस्तार। इसके अलावा देखेंगे राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, ठीक, ये सारे देखेंगे। तो हम लोग जो है एक एक करके लेते हैं। पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा, सामान्य बंटवारा, ठीक है, यानी जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर्स। तो इसका भी बिल्कुल वैसा ही बंटवारा है जैसा विधायी शक्तियों का था, यानी कि केंद्र तथा राज्यों की कार्यकारी शक्तियां उनकी विधायी शक्तियों के समांतर है, विधायी शक्तियों के समांतर है, समांतर है, ठीक। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही हुआ कि जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, उस पर प्रशासन करने की वे शक्ति केंद्र के पास होगी, और जिस विषय पर राज्य का विधानमंडल विधि बनाता है, कानून बनाता है, उस पर प्रशासन चलाने की भी शक्ति राज्य विधानमंडल की, ठीक है। इसका मतलब हो गया अर्थ जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, उन पर प्रशासन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, और जिन विषयों पर राज्यों के विधानमंडल विधि बनाते हैं, उन पर राज्य सरकारें प्रशासन करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। और ये इसी तरह से कार्यकारी विधि का बंटवारा भी किया गया, शक्ति का बंटवारा भी चलाने के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। अब तो चलो ये प्रश्न हो गया कि जिस पे केंद्र बनाएगा तो उसके अंतर्गत जो है केंद्र सूची आएगा, और जो राज्य बनाएंगे उस पर राज्य सूची का विषय आएगा। लेकिन समवर्ती सूची के मामले में क्या होगा, ठीक है, जिसपे दोनों कानून बना सकती है, ठीक। तो समवर्ती सूची का जहां तक प्रश्न है, इस पे जो है समान रूप से इसमें राज्य सरकार ही इस पे प्रशासन करती है, ठीक। राज्य सरकारें ही उन विषयों पर प्रशासन करती है। और अगर संसद ऐसे विषयों पर विधि बनाती है तो प्रायः जो उससे प्रशासनिक कार्य होते हैं वो राज्य को सौंप देती है। लेकिन अगर संसद कोई ऐसा विधि बना दे जिसके तहत इन विषयों से जुड़े प्रशासनिक कृत्य भी केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं, तो उसकी संबंधित प्रशासनिक शक्ति भी केंद्र को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे किंतु यदि संसद कोई ऐसी
विधि बनाए जिसके तहत इन विषयों से जुड़े प्रशासनिक कृत्य भी केंद्र सरकार को सौंपे गए हो तो संबंधित प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को मिल जाती है। ये चीज है। और दूसरा हमारा था प्रशासनिक शक्तियों का राज्य क्षेत्र विस्तार। ठीक, दूसरा जहां तक जो है प्रशासनिक शक्तियों के राज्य क्षेत्रीय विस्तार की बातें हैं, प्रशासनिक शक्तियों के राज्य क्षेत्रीय विस्तार। ठीक, इसमें क्या है, तो स्वाभाविक तौर पर जो है केंद्र की शक्ति पूरे देश में लागू होती है। केंद्र की शक्ति पूरे देश में लागू होती है, जबकि राज्य की जो शक्ति है, ठीक है, वो कहाँ लागू होगी? वो सिर्फ अपने राज्य क्षेत्र के भीतर, सिर्फ अपने राज्य क्षेत्र के भीतर, यही सीमा दी गई। तीसरा है हमारा राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। ठीक, सेंटर्स पावर टू इशू डायरेक्शंस टू स्टेट्स। ठीक, ये तो केंद्र सरकार को संविधान में कई अनुच्छेदों में ऐसी शक्ति दी गई है कि वो जो है जो प्रशासनिक संबंध है वो राज्य सरकारों को निर्देश कर सके। जैसे कि हम लोग अनुच्छेद अगर 365 को देखें, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है, असफल रहता है, वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ठीक, ये जो है अनुच्छेद 365 में लिखा गया है कि जहां संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है, वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। ये दिया गया है। और अगर हम लोग सरल भाषा में कहें तो यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है
तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू करना केंद्र सरकार के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, ठीक। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? 356 के अधीन जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वहां पर राज्य सूची से जुड़े हुए विषयों पर कानून बना सकता है राज्यपाल। ठीक। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न अनुच्छेद, देखते हैं विभिन्न अनुच्छेद। ठीक है, जिसमें इस तरह की विषयों की चर्चा है, जैसे कि एक अनुच्छेद है 256। ठीक है, इसके अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक राज्य, इसको ए नंबर पर, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो, विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। ठीक है, और इसमें ना एक बातें और कही गई है, और वो बातें मजेदार है। वो है ये है कि केंद्र सरकार के पास इस संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। इसी अनुच्छेद के तहत जो है ये शक्ति प्राप्त होगी। ठीक, इसी तरह एक अनुच्छेद और है, जैसे कि 257 है, और इसका पहला खंड है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। ठीक है, और इसमें ये भी बातें हैं कि केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है, कि वह इस संबंध में राज्यों को निर्देश दे सके। ठीक है, इसी तरह ये मेरा बी हो जाता ना, सी नंबर देखते हैं। इसी तरह है अनुच्छेद 257 का दूसरा खंड। इसके तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए निर्देश दे सकती है, जिन्हें उस निर्देश में राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का बताया गया है। ठीक है, इसके बाद संसद को ये भी शक्ति है, संसद को यह शक्ति बनी रहेगी कि वह किसी भी
राजमार्ग या जल मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दी। ठीक है। और सरकार की जो ये तीनों सेनाओं से संबंधित संसाधनों के निर्माण और रखरखाव की शक्ति है वह इस अनुच्छेद से सीमित नहीं होगी। ठीक है। इसमें यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार की तीनों सेनाओं से संबंधित संचार साधनों के निर्माण व रखरखाव की शक्ति भी इस अनुच्छेद से सीमित नहीं होगी, ये इसमें कहा गया। इसके अलावा जो हमारा अगला है वह है 257 का ही तीसरा खंड। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार रेल सुरक्षा को लेकर कहा गया, केंद्र सरकार राज्यों को रेलों के संरक्षण के संबंध में निर्देश दे सकती है, संबंध में निर्देश दे सकती है। ठीक। इसी तरह जो इसका अगला पाठ है यानी 257 का चौथा पाठ है, इसमें इन दोनों अनुच्छेदों के तहत यानी कि अगर केंद्र सरकार अनुच्छेद 257 के दूसरे खंड या अनुच्छेद 257 के तीसरे खंड के तहत राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है और उसका अनुपालन करने में राज्य को निर्देश नहीं दिए जाने की तुलना में या दिए जाने की स्थिति की तुलना में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है तो केंद्र सरकार उस अतिरिक्त खर्च का भुगतान करेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। और ये भुगतान क्या होगा, तो दोनों सरकार जो है ये आपसी करार से तय करेगा। ठीक है, आपसी करार से तय करेगा। ठीक है। और अगर मान लो सहमति नहीं बन पाई, ठीक है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश इसके द्वारा जो है एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा, मध्यस्थ। और मध्यस्थ के बारे में हमने देखा था आर्बिट्रेटर। ठीक है, ये नियुक्त किया जाएगा और इसके द्वारा जो निर्धारित होगा वही तय होगा। ठीक, ये चीजें कहा गया। इसी तरह एक अनुच्छेद और है डी नंबर में, और वो है अनुच्छेद 339 का दूसरा खंड। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार के पास शक्ति है या केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वह किसी राज्य सरकार को उसके भूभाग में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों यानी केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह किसी राज्य सरकार को उसके भूभाग में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के कल्याण
के कल्याण के लिए आवश्यक एस्कीमो, ठीक है, एस्कीमो को बनाने तथा निष्पादन करने के संबंध में निर्देश दे सके। निर्देश दे सके, ठीक है। एक अनुच्छेद और लेते हैं हम लोग, और वो है अनुच्छेद 350 का वाला पार्ट, ठीक है। हमने इसको पहले भी देखा है, तो इसको यहाँ पे भी ऐड करना जरूरी है। और इसके तहत जो है प्रत्येक राज्य की जिम्मेवारी है, इसके तहत प्रत्येक राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो है इसी अनुच्छेद से राष्ट्रपति को भी एक शक्ति प्राप्त होती है, और वो है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह राज्य को ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दे सके, सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दे सके, ठीक, ऐसा कहा गया, ठीक। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं और हम लोग लेते हैं, इसमें देखते हैं कि जो कार्य है उसका आदान प्रदान कैसे किया जाता है, यानी कौन से कार्य जो है किसके द्वारा किए जाते हैं। तो इसको टॉपिक बनाते हैं किरतों का आदान प्रदान, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको हम लोग जैसे कि अनुच्छेद 258 है, इसके तहत जो है केंद्र और राज्य को शक्ति दी गई है। इसके तहत केंद्र तथा राज्यों को शक्ति दी गई है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर रहते हुए, निश्चित सीमाओं के भीतर रहते हुए अपने कुछ कृत्य एक दूसरे को सौंप सकते हैं, ठीक है। और इसी अनुच्छेद के विभिन्न खंडों में जो है वो किस प्रकार से दिया जाएगा ये तय किया गया है। तो इसी अनुच्छेद के विभिन्न खंड को हम लोग देखेंगे, जैसे कि इसका हम लोग पहला खंड लेते हैं और वो है अनुच्छेद 258 का पहला खंड, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां तथा कृत्य सौंप सकता है,
ये कहा गया है। इसी तरह जो इसका दूसरा खंड है, 258 का दूसरा खंड, इसमें कहा गया है कि यही शक्ति राष्ट्रपति के बजाय संसद को दी गई है। संसद को देता है। यानी इसमें कहा गया है कि संसद अपनी किसी विधि के तहत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां व कृत्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे। चाहे वे कृत्य राज्य के विधानमंडल की शक्तियों से परे हो। ठीक है। और इसमें जो है संसद को ऐसा करने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। संसद को ऐसा करने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं। ठीक। इसका जो तीसरा खंड है, 258 का तीसरा खंड, इस उपबंध में है कि यदि अनुच्छेद के किसी खंड के आधार पर, यदि इस अनुच्छेद के किसी खंड के आधार पर केंद्र ने किसी राज्य सरकार को कोई कृत्य सौंपे हैं तो राज्य सरकार द्वारा उन कृत्यों के निर्वाह में किए जाने वाले अतिरिक्त खर्चों का भुगतान, अतिरिक्त खर्च का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। ठीक है। और इसमें भी वही बातें लागू है कि मतलब जो खर्च है, ठीक है, वो कैसे तय होगा। तो जो खर्च की राशि है वो आपसी सहमति से तय होगा। ठीक है। और आपसी सहमति मतलब दोनों की सरकार यानी केंद्र और राज्य के बीच में आपसी सहमति से। और अगर आपसी सहमति ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? तो वही होगा जो भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश, इसके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ, सेम मध्यस्थ। ठीक, ये कहा गया। इसमें ना इस अनुच्छेद में एक संशोधन भी हुआ था। ठीक, ये हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा? कोई एक संशोधन भी हुआ था और वो था 7वां संविधान संशोधन, और ये 1956 का है। इसके द्वारा क्या हुआ था कि अनुच्छेद 258 का जोड़ा गया था, इसमें ये जोड़ा गया था। और इसमें जो है राज्य सरकार को शक्ति दी गई थी, राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि वे अपनी शक्तियां व कृत्य केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सके। ठीक, ये शक्ति देगी। और इसमें एक शर्त है। ठीक है, शर्त ये है
कि केंद्र सरकार की सहमति से ही सौंपा जा सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार की सहमति अनिवार्य है इसमें। ठीक है, वो तभी जो है अपने कृत्य जो है सौंप सकती है, शक्तियां और केंद्र को सौंप सकती है। ठीक है, अब जो है हम लोग इसमें एक नया टॉपिक देखते हैं। अब जैसे कि ये बातें आया कि जो अनुच्छेद 258 का क है, इसके तहत जो है राज्य अपनी शक्ति को केंद्र सरकार और उसके अधिकारी को सौंप सकती है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों में कोई ऐसा लचीलापन नहीं होना चाहिए। वहां पर क्या है कि दो या अधिक राज्य मिलकर जो है राज्य से केंद्र सूची के विषयों पर विधि बनाने का निवेदन करते हैं। जैसे कि अब हम लोग उस विधि को देखेंगे, इसको लिख देते हैं, दो या अधिक राज्य मिलकर संसद से राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का निवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हम लोग बहुत सारी सेवाओं को देखेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले लेते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो क्या होता है कि जो सेवा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो सेवा केंद्र की हो सकती है, दूसरी सेवा राज्य की हो सकती है। तो ये सेवाएं जो है, इन दोनों जो है अपने रूपों में अलग अलग होती है। ठीक है, दोनों अपने रूप में अलग अलग होता है। केंद्र की सेवाएं अलग होती है, राज्य की सेवाएं अलग होती है। ठीक है, और दोनों सेवाओं का जो है एक दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं होता है। और भारत में जो है इन सेवाओं में क्रमशः जो है आता है केंद्रीय सेवाएं, ठीक है, जिसको सेंट्रल सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आता है राज्य सेवाएं, इसको स्टेट सर्विसेज कहते हैं, और ये जैसे सेवाएं हैं तो ये केंद्र की दृष्टि से है, और राज्य की सेवाएं जो है राज्य के लिए, और इन दोनों में आपस में कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दोनों सेवा के अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी एक अन्य सेवा का वर्ग है, या एक सेवा का अन्य वर्ग है, एक अन्य सेवा वर्ग है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है, अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। ठीक है, जो अखिल भारतीय सेवा है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसके लिए चयन और प्रशिक्षण का कार्य जो है वो केंद्र के द्वारा किया जाएगा। चयन और प्रशिक्षण कार्य ये केंद्र करेगा, केंद्र सरकार। ठीक है, जबकि सेवाओं में जो नियुक्त अधिकारी होते हैं, ठीक है, सेवाओं में जो नियुक्त अधिकारी होते हैं वो या तो केंद्र के भी अंतर्गत काम कर सकते हैं या राज्य के भी अंतर्गत कर सकते हैं, लेकिन ये तय है कि चयन और प्रशिक्षण जो है वो केंद्र सरकार ही देगा। ठीक है, तो इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन कार्य कर सकते हैं। ये चीजें, और जब वो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, ठीक है, अगर राज्य के अधीन काम कर रहा है तो जो तत्कालिक नियंत्रण है वो तो राज्य का रहेगा, तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का रहेगा, लेकिन जो अंतिम नियंत्रण है, ठीक है, वो केंद्र सरकार का रहेगा, केंद्र का रहता है।
ठीक है। और भारत के सभी राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस का कार्य जो है उसके पुलिस के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पदों पर नियुक्त जो अधिकारी हैं वो सारे अधिकारी जो है इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इससे ये चीज रहता है कि जो क्षेत्रवाद की भावना है या जो अलगाव की भावना है या वैसी चीजें जो राष्ट्रीय एकता की को खतरा पैदा कर सकती है, तो इस वजह से जो है अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया गया है, ठीक है। संविधान के निर्माण से पहले जो है कई प्रकार की जो है अखिल भारतीय सेवाएं प्रचलित थी, लेकिन संविधान सभा के कई सदस्य जो है इसे आगे बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन इसके विपरीत जो है जो प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है, इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका मानना था कि सेवाओं में विशेष रूप से प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के अभाव में जो है भारत की एकता और अखंडता सुरक्षित रखना असंभव होगा। तो इन्हीं के आग्रह पर जो है 2 अखिल भारतीय सेवाएं बनाई गई, ठीक है, 2 अखिल भारतीय सेवा बनाया गया और बाकी से इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगे चलकर जो है 1966 में, ठीक है, एक और सेवा इसमें जोड़ा गया जो था भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं होंगी? तो वर्तमान में जो है 3 जो है अखिल भारतीय सेवा हो गया, ठीक है, IAS, IPS और IFS, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो अखिल भारतीय सेवा हो गई। अन्य संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, इसमें जो है ना लिख दिया जाए तो चीजें गड़बड़ हो सकती। एक है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा है इसमें, और एक है भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, और तीसरा जो है 1966 में जो जोड़ा गया था वो है भारतीय वन सेवा। ये 3 जो है अखिल भारतीय सेवा वर्तमान में है। हम लोग देख रहे हैं अब अन्य संवैधानिक प्रावधान यानी कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये और संविधान में कुछ अन्य उपबंध भी केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे कि राज्य का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है यानी कि राज्यपाल, ठीक है, वे इसके नियुक्त जो राष्ट्रपति होते हैं इसके द्वारा, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो अपने पद पर बना रहता है। हम लोग उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो निर्वाचन आयुक्त है राज्य का, वो भी राज्यपाल, उसको नियुक्त करने की शक्ति राज्यपाल के पास होता है लेकिन उसको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस तरह के उपबंध हम लोग देखेंगे जो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जितने भी लगभग आएंगे उन सब पे हमारी चर्चा हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि केंद्र या तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित, ठीक, वो देखेंगे हम लोग। तो जैसे कि जो राज्य कार्यपालिका प्रमुख है, ये राज्यपाल होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, पर्यंत ही अपना पद संभालता है। और राज्यपाल जो है
वो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करता है। दूसरा, जैसे कि जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसके नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल के पास है, राज्यपाल करेगा, राज्यपाल। और इसको हटाने का अधिकार जो है सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ये चीज है। इसी तरह जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष, ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करता है, ठीक है, और पद से हटाने की शक्ति ये किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। जैसे एक चीज और है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता है तो आयोग उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, कार्य कर सकता है। जैसे कि इसमें यह भी प्रावधान है कि जैसे दो या अधिक राज्यों के राज्यपालों के संयुक्त निवेदन पर वह संयुक्त भर्ती परीक्षा या संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षा भी आयोजित कर सकता है, ये प्रावधान भी है, ठीक है। इसी तरह जो है दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल के निवेदन पर संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। और ऐसा जो इस तरह के जो आयोग गठन किया जाता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ये था अन्य संवैधानिक प्रावधान। अब हम लोग देखते हैं कि जो संविधानेतर प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। संविधानेतर प्रावधान, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो संविधानेतर प्रावधान होते हैं ये संविधान में वर्णित नहीं होते हैं, ठीक है, संविधान में ये वर्णित नहीं होता है, बल्कि जो विभिन्न निकाय हैं, विभिन्न निकायों या सम्मेलन आदि के रूप में विद्यमान होता है, और कई ऐसे सलाहकारी निकाय हैं जो केंद्र और राज्यों के समन्वय बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और ऐसे जो सलाहकारी निकाय के अध्यक्ष होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति या ऐसे निकायों में अध्यक्षता, ऐसे निकायों में अध्यक्षता जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी करता है, नियुक्त
पदाधिकारी करता है। ठीक है, इस निकाय का काम क्या होता है? ये केंद्र तथा राज्यों के समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, और इसमें जो है राज्यों की भूमिका क्या होती है? ठीक है, इसकी भूमिका सदस्यों के रूप में हो सकती है, यानी ये सदस्य हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे पहले जो योजना आयोग था, ठीक है, ये केंद्र और राज्यों के संबंध को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था। ठीक है, तो इसमें भी इस तरह की बातें थी। ठीक है, इसी तरह जो है जो राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ये हो गया। जिस तरह एक राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, ये भी इस रूप में ही है, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो गया। ठीक है, ये सारे चीजों में इसी तरह की होते हैं। इसके अलावा कई सारे सम्मेलन होते हैं। ठीक है, जो केंद्र सरकार के समन्वय को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है, केंद्र तथा राज्यों के कार्य में समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है, और इन सब की जो अध्यक्षता है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, केंद्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। जैसे राज्यपालों का जो सम्मेलन होता है, सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो है केंद्र की तरफ से हुआ। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री का सम्मेलन हुआ, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अगर गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ तो इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री करता है, केंद्रीय गृह मंत्री करता है। ठीक है, इसी तरह जो है प्रमुख सचिवों का सम्मेलन हुआ तो इसकी अध्यक्षता जो है कैबिनेट सचिव करेगा, ठीक है, इसी तरह जैसे कि पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ, महानिदेशकों का, ठीक है, इसका सम्मेलन हुआ तो इसकी अध्यक्षता जो है वो पुलिस या गृह सचिव करेगा, गृह सचिव इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये था। अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक संबंध का ये आखिरी टॉपिक है कि आपातकाल में प्रशासनिक संबंध कैसा होता है। आपातकाल में प्रशासनिक संबंध, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग अनुच्छेद से समझने की कोशिश करेंगे। आपातकाल उद्घोषणा के दौरान केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध में व्यापक रूप से बदलाव आता है, जैसे कि जो अनुच्छेद 352 है, ठीक है, इसके तहत जो है, इसके तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होने पर
केंद्र सरकार को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, निर्देश दे सकती है। ठीक है, ये तो आपात की सिचुएशन है। और सामान्य रूप से हमने देखा था कि वो किन किन अनुच्छेदों के माध्यम से दे सकता है, तो जिसमें हमने अनुच्छेद 256, 57 की चर्चा की थी। ठीक है, लेकिन ये जो शक्ति है, ठीक है, ये शक्ति असीम है। ठीक है, आपातकाल में यह शक्ति जो है असीम हो जाता है और राज्य सरकार के लिए जरूरी होता है कि वह केंद्र के प्रत्येक निर्देश का पालन करें। यानी दूसरे शब्द में कहें तो राज्य की मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार के निर्देश के तहत चलती है और उनके अपने अधिकार स्थगित हो जाते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 356 के अधीन अगर आपातकाल लगता है तो इसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा की गई है तो उस राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है और राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में या तो स्वयं निर्देश जारी कर सकता है, स्वयं निर्देश देकर, ठीक है, या वह राज्यपाल, ठीक है, या राज्यपाल द्वारा, ठीक है, या किसी अन्य अधिकारी द्वारा राज्य का प्रशासन चला सकता है। सामान्य रूप से जो है वो राज्यपाल को ही ऐसी जिम्मेदारी सौंपता है। और एक और होगा ना आपातकाल का अनुच्छेद, तो वो अनुच्छेद हो जाएगा 360। इसके तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। इसके तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने सभी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकती है, कटौती करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, जिसे मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, न्यायाधीश, इसके वेतन भत्तों के संबंध में ऐसा निर्देश दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को औचित्य, जो वित्तीय औचित्य होता है उसके संबंध में भी अन्य निर्देश दे सकता है। वो सारे इसी अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, यहीं पे हमारा प्रशासनिक संबंध जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, जो हमारा अगला नेक्स्ट होगा वो होगा केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध।
वित्तीय संघ, और इसको जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।